नमस्कार बच्चों, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो है सेनापति। कल सेनापति का जो परिचय है विस्तृत जो परिचय का विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम उनके पहले पद को पढ़ेंगे। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमे बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास कुहूपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माझ सने रहियतु है। सभा शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसत ऋतुराज कहियत है। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। अंतिम लाइन को देख लो, आवत बसंत, बसंत आ रहे हैं। कौन? ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बसंत आ रहे हैं। ऋतुओं के राजा जो बसंत हैं वो आ रहे हैं। कहिए तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि कैसा दृश्य, कैसा वातावरण, मनोरम वातावरण उपस्थित हो रहा है। इसमें बसंत को राजा बता के ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पंक्तियां हैं, इन 8 पंक्तियों में बसंत ऋतु को राजा की तरह बताकर, इन 8 पंक्तियों में वसंत ऋतु को राजा की तरह बताकर उसके ऋतुराज नाम को सार्थक बताया है कि वसंत को ऋतुराज कहते हैं। वो बिल्कुल सार्थक है, सही है। और ये न केवल बताया है, इन 8 पंक्तियों में इस बात को सिद्ध भी किया गया है कि वसंत वाकई ऋतुराज है। कैसे है वो पंक्तियां पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसमें प्रकृति के विविध दृश्यों का वर्णन किया गया है। प्रकृति के जो अनेक प्रकार के दृश्य हैं उनका वर्णन किया गया है। बंदी बरन बरन यानी अनेक रंगों के, तरु फूले, वृक्ष फूले। अब वृक्ष तो फूलता नहीं है, वृक्ष तो फूलता नहीं है। बरन बरन अनेक रंगों के जो तरु है वो फूले, वो फूले यानी फूलों से लदे हुए, अनेक रंगों के फूलों से जो तरु है, वृक्ष हैं, वो लदे हुए हैं। कहने का भाव है कि वृक्षों के ऊपर अनेक रंगों के फूल लदे हुए हैं, खिले हुए हैं। कहां पर? उपवन वन, प्रत्येक वन और उपवन में। क्योंकि वसंत ऋतु में तो सब जगह, पूरी जगह, सभी वृक्षों पर पुष्प खिल जाते हैं। उससे पहले नए पत्ते आते हैं चैत्र माह में। सभी जगह, सभी वृक्षों पर फूल खिले हुए हैं। वो जो फूल खिले हुए हैं कैसे लग रहे हैं? सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। तो ऐसे लग रहा है कि चतुरंगिनी सेना के साथ लहियतु शोभायमान हो रहे हैं। चतुरंगिनी सेना के साथ शोभायमान हो रहे हैं। बंदी जिमी बोलत, बंदी, कल यहां तक आ गए थे अपन। चतुरंग दल का समझा दिया था। चतुरंगिनी सेना जो होती है, जिस सेना के 4 अंग होते हैं, हाथी, रथी और घुड़सवार और पदाती, पैदल सैनिक, उसको चतुरंगिनी सेना कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हाथी कितने होने चाहिए, घोड़े कितने होने चाहिए, रथ कितने होने चाहिए और पदाती, पैदल सैनिक कितने होने चाहिए, विस्तार से समझाया था। बंदी जिमी बोलत, जैसे बंदी बोलते हैं, बंदी यानी चारण, जिमी यानी जैसे, जैसे चारण लोग राजाओं की प्रशंसा करते थे वैसे ही बोलते हैं। कौन? वीर कोकिल बोलत बिरद, बिरद यानी यश, जैसे चारण राजाओं का यश गाते थे, तो यहां भी राजाओं की तरह यश गाया जा रहा है। गाने वाला कौन है? विरद वीर कोकिल है। कीर होना चाहिए, कीर कोकिल, मिसप्रिंट है ये, कीर कोकिल कर लो, वीर नहीं है। क्योंकि कोयल वीर कहां से होगी, तो ये कीर होगा, कीर कोकिल। कीर का मतलब तोता और कोकिल का मतलब कोयल। तोता और जो कोयल है वो जो कलरव कर रहे हैं, तो उनकी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो तोता और कोयल नहीं है। कौन है वो चारण है। और चारण क्या करते हैं? राजाओं के सम्मान में गीत गाते हैं। तो कौन आ रहा है? राजा बसंत आ रहे हैं। तो वसंत ऋतु के सम्मान में, राजा बसंत के सम्मान में
कोयल और तोता जो कलरव कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चारण है राजा बसंत के आगमन में गीत गा रहा है, उनका स्तुति गान कर रहा है। समझ में आ गया? गुंजत मधुप, गुंजत गुंजार कर रहे हैं, मधुप यानी भंवरे गुंजार कर रहे हैं फूलों के ऊपर। गान गुण गहियत हैं, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, वो गुंजार कर रहे हैं, गान गा रहे हैं, गुण गहियत हैं, मानो वो तोता और कोयल के गुण यानी गुणों को गहियत यानी ग्रहण कर रहे हैं। आवे आसपास, आवे आ रही है, आसपास यानी आसपास चारों तरफ आ रही है। क्या आ रही है? पुहपन की सुबास सोई, पुहपन यानी पुष्पों की सुगंध आ रही है। जैसे राजा आता है तो सेंट वगैरह स्प्रे वगैरह ये छिड़का जाता है, क्योंकि पहले तो फूल ही ऐसे होते थे जिनकी सुगंध आती बिल्कुल इत्र के बराबर, सेंट के बराबर, स्प्रे के बराबर। तो आसपास जो फूल खिले हुए हैं उनसे आवे आसपास पुहपन की सुबास हुई, यानी उनकी श्रेष्ठ सुबास, श्रेष्ठ गंध, बास यानी गंध और सु यानी श्रेष्ठ उपसर्ग है, श्रेष्ठ गंध आ रही है। काहे की? जो आसपास फूल खिले हुए हैं। सोने के सुगंध मांझ सने रही है तू, यानी ये ऐसा वातावरण बन रहा है राजा बसंत के आने पर, बसंत ऋतु के आने पर, कि सोने के सुगंध मांझ सने रही है तो है, यानी मैं सोने में सुगंध होने की बात प्रत्यक्ष हो गई है। मानो सोने में सुगंध होने की बात प्रत्यक्ष हो गई है। अर्थात रंग बिरंगी प्रकृति को बसंत रूपी राजा का निवास स्थान बताया जा रहा है। कि राजा कहाँ निवास करता है? बसंत रूपी राजा। रंग बिरंगी जो प्रकृति है, और रंग बिरंगी प्रकृति कब होती है? बसंत ऋतु में होती है। तो बसंत को, राजा बसंत को जो रंग बिरंगी प्रकृति है, इस रंग बिरंगी प्रकृति में उस राजा बसंत का निवास स्थान बताया गया है। शोभा को समाज, चारों तरफ शोभा का समाज है। शोभा का समाज का मतलब बहुत सुंदर दृश्य चारों तरफ उपस्थित हो रहा है। तो मन भी खुश है, तन भी खुश है, हरियाली है, पेड़ पौधे खिले हुए हैं, फूल फल लगे हुए हैं, न सर्दी न गर्मी न बरसात, पढ़ाई में भी मन करे, घर के काम में भी मन करे, सब कुछ बढ़िया है बसंत में। शोभा को समाज, सेनापति सुख साज। आज कवि सेनापति कह रहे हैं कि आज तो सुख का साज है, चारों तरफ सुख का साम्राज्य है, सुंदरता और सुख का साम्राज्य है, कहीं कोई कमी या कोई दुख नहीं। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है, कवि सेनापति कह रहे हैं कि भाई आवत बसंत ऋतुराज, आवत आ रहा है, आ गया है बसंत ऋतुराज। बसंत कौन है? जो ऋतुओं का जो राजा है वो आ गया है। ये बात कहियत कही जा रही है, यह बात कही जा रही है, इस बात की उद्घोषणा की जा रही है कि भाई अब जो सभी ऋतुओं का, षड ऋतुओं में से षड ऋतुएं जो है उनका राजा ऋतुराज बसंत, उसका आगमन हो गया है। उसका आगमन होने का मतलब है चारों तरफ खुशी और उल्लास का वातावरण है, प्रकृति भी प्रसन्न है, और मानो उस प्रसन्नता के कारण पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। इसमें बच्चों ध्यान रखना, ये जो अभी अपन ने 6-7 लाइनें पढ़ी, इसके काव्य भाषा ब्रज है, इसकी काव्य भाषा ब्रज है। कौन सी है? ब्रज भाषा का है, पहली बात। और इसमें अलंकार कौन से हैं? अनुप्रास, रूपक और उपमा। विशेष में ये चीज काम आएगी कि बसंत ऋतु के बारे में है। इस पद में बसंत को राजा बताया गया है, और अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाता है। ये विस्तार से आपको ऑफलाइन क्लास में समझाया जाएगा। हालांकि आपके टॉपिक है नहीं अलंकारों वाला, लेकिन फिर भी केवल विशेष आप अच्छे से अच्छा लिख सको,
बेहतर से बेहतर विशेष लिख सको, इसलिए आपको ये समझाया जाएगा। ठीक है, अगला जो पद है आप उसमें क्या बताया गया है? भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। जब भयंकर गर्मी होती है, भयंकर गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु से पहले भयंकर गर्मी में, भीषण गर्मी में धरती गर्मी से झुलस जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है। कितनी गर्मी बढ़ जाती है? बिहारी ने लिखा है कि गर्मी को भी गर्मी लगने लगती है, छाया भी छाया चाहती है। जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं ग्रीष्म के बाद प्रकृति पर, तो धरती नयनाभिराम हो जाती है। नयना यानी नयनों को, नेत्रों को वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। धरती आंखों को बहुत सुंदर दिखने लगती है। कब? जब ग्रीष्म के बाद, जब गर्मी के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, वर्षा की बूंदें पड़ती हैं। मानसून का आगमन, मानसून आता है। वैसे तो मानसून के लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। अब मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह है। हमारा देश कौन सा है? कैसा देश है? कृषि प्रधान। कैसा है? क्या मतलब है कि कृषि ही हमारे यहाँ प्रधान है। प्रमुख जो व्यवसाय है हमारे यहाँ देश के ज्यादातर लोगों का, वो क्या है? कृषि। कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग कृषि के ऊपर निर्भर करता है। यदि मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तगड़ा चढ़ाव आएगा, और यदि मानसून ही कम होगा तो अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये उत्सव की तरह माना जाता है, देश के लिए एक उत्सव की तरह, क्योंकि अच्छा मानसून होने से, अच्छी बारिश होने से किसान, व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिक दल, बैंक सब खुश होते हैं। बैंक वाले इसलिए खुश होते हैं, किसान ने जो लोन लिया है, जो पैसा लिया है, अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल होगी तो लोन टाइम पर चुकाएगा, इसलिए बैंक वाले खुश होते हैं। दुकान वाले जो सेठ हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इसलिए खुश होंगे कि किसान के पास पैसा अच्छा आएगा तो खरीदारी अच्छी करेगा और लोगों के पास। यानी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कृषि का होता है। कवि ने डूब कर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। कवि ने ऐसा वर्णन किया है सेनापति जी ने कि ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु का पूरा वर्णन, वर्षा जैसे हमारे आंखों के सामने ही हो रही है। ये तो एक संयोग है कि तुम ये पाठ वर्षा ऋतु में ही पढ़ रहे हो। यदि तुम ये पाठ, ये चैप्टर शरद ऋतु में, सर्दी में या गर्मी में भी पढ़ते तो एक बार तो ऐसा प्रतीत होता कि तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, बारिश हो रही है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। शीत ऋतु की आक्रामकता, शीत ऋतु तो बड़ी आक्रामक होती है, सबकी हालत खराब कर देती है, ठिठुरने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, बिना आग के लोगों का काम ही नहीं चलता। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। जो ठंडी हवा है शरद ऋतु में, वो शरीर के जब लगती है ठंडी हवा, तो वो ठंडी हवा जैसी नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बाण चुभवा रहा है शरीर में, किसी ने बाण चुभो दिया, बाण घुसा दिया। ठंडी हवा बाणों की तरह लगती है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ जाता है, और शरद ऋतु में, ग्रीष्म में तो क्या है कि सूरज का तेज रहता है, सूर्य अत्यंत तेज चमकता है, तेज गर्मी होती है। लेकिन शरद ऋतु में सूर्य भी तेजहीन हो जाता है, अपनी तेजस्विता खो देता है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। लोग क्या करते हैं? अलाव जलाते हैं। अलाव जानते हो ना? सर्दी में किसी बर्तन में कुछ लकड़ियां डालकर उन लकड़ियों को जलाया जाता है, चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं,
कि बिना बर्तन के भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला ली जाती हैं, वही अलाव होता है जहाँ 10-5 लोग बैठते हैं, अपने हाथों को सेकते हैं, गर्म करते हैं, तपाते हैं। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। जन समुदाय लोगों का समूह ठिठुर रहा है, कांप रहा है। देश समाज देसी लोगों पर, साधारण लोगों पर, ग्रामीण लोगों पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कविता बनाता है। सेनापति अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे कवि बन गए? कालजयी, काल को जीतने वाले, मतलब समय निकल जाएगा लेकिन सेनापति की रचनाएं उतने ही प्रेम और सम्मान के साथ, अपनेपन के साथ पढ़ी जाती रहेंगी। अगला जो आपके है, देखे चिति अंबर जले चारी हो, दिन तरवर सभी को रूप हरियो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन शेख मानो पर्यो है। दारुण धरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छा चाहे वो चित्त धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ध्यान से देखो इस लाइन को, देखो चतुराई सेनापति कि देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, सेनापति की कविता की चतुराई देखो। क्या चतुराई की है सेनापति ने अपनी कविता में? ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है। ग्रीष्म और वर्षा, एक ही पद में ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन पढ़ेंगे अपन। इसलिए बच्चों ये पद आपको कल पढ़ाऊंगा मैं, और इस पद में ऐसा करेंगे। वैसे कठिन नहीं है ये, लेकिन कल जैसे एक पद पढ़ाकर हाथों हाथ इसके मैं अर्थ भी आपको लिखवा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 अर्थ लिखवाने पड़ेंगे, एक ग्रीष्म के अर्थ में चलेगा और एक वर्षा ऋतु के अर्थ में चलेगा। पहली 2 लाइन जब मैं कल इस पद की पढ़ाऊंगा, पहली 2 लाइनें जब इस पद की पढ़ाऊंगा तो उनमें मैं बताऊंगा आपको कि ये इस लाइन में ये ग्रीष्म के अर्थ में है और ये वर्षा के अर्थ में। फिर 2 लाइनें इस तरह पढ़ाऊंगा और फिर एक पूरा पद ग्रीष्म के अर्थ में समझाऊंगा, पूरा पद वर्षा के अर्थ में समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका अर्थ या व्याख्या जो भी है वो अलग अलग करेंगे। ग्रीष्म के बारे में अलग अर्थ करेंगे और वर्षा ऋतु के बारे में अलग अर्थ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।